Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient history South India. दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं. In this segment, we are into the topic of Chalukyas of Vatapi or you may say Badami. Old name is यानी एंशियंट नेम इज वातापी एंड द मॉडर्न नेम इज बादामी. ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं. इसके पहले हमने इनके चालुक्यों के वातापी के का पहला भाग देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में, और वहां पर हमने इनके महत्वपूर्ण शासकों को यानी रूलर्स को पढ़ा था और जो जनरल इंफॉर्मेशन था उसको ले लिया था. आज जो हम देखने वाले हैं तो दूसरे पार्ट में, तो यहां पर हम प्रशासन को देखेंगे, लिटरेचर और एजुकेशन को देखेंगे, रिलीजन यानी धर्म को देखेंगे, आर्ट यानी कि कला को देखेंगे. ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं. इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने ये बता दिया था कि देखिए, ये जब हमने दक्षिण भारत की शुरुआत की थी, दक्षिण भारत के इतिहास की, तो हमने संगम एज से की थी. उसके बाद हमने, एक मिनट में इसको बना लूं. ठीक है, देखिए ये जैसे कि हमारा दक्षिण भारत हो गया. ठीक है, दक्षिण भारत हो गया. तो ये दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत जब हमने की थी, ठीक है, तो दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत जब हमने की तो हमने सबसे पहले डीप साउथ में पढ़ा था संगम एज को, जहां पे हमने 3 डायनेस्टी को, केरल वाले क्षेत्र में हमने पढ़ा था चेरों को, केरल और नीचे तमिलनाडु का थोड़ा सा क्षेत्र लिए हुए ये था चेर डायनेस्टी. फिर हमने बिल्कुल नीचे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पढ़ा था पांड्य डायनेस्टी, और इधर तमिलनाडु का जो ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट हो जाएगा वहां पे हमने देखा था चोल डायनेस्टी को संगम एज में. ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा संगम के बाद वाकाटकों को. ठीक है, और उसके बाद हम आ गए थे चालुक्यों में, वातापी के चालुक्यों को हम देख रहे थे. ठीक है, तो अब मैंने ये बताया था उस समय कि जब पोस्ट मौर्यन था, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के बाद, तो मौर्यों के सक्सेसर के रूप में, मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ विदेशी ताकतें भारत में आती हैं. सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से, ये नॉर्थ वेस्ट से आएंगी. सबसे पहले इंडो ग्रीक आएंगे, बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक, हिंदयवन जिनको कहते हैं. फिर सीथियंस यानी कि शक आएंगे. फिर उसके बाद पर्थियंस जो कि नॉर्दर्न ईरान में रहते थे, नॉर्दर्न ईरान वाले पार्ट में जो लोग रहते थे उन्हें पर्थियंस या पहलव कहते थे. ठीक है, एक है पल्लव, यहां कांची में जो होगा साउथ इंडियन डायनेस्टी होगा, पल्लव होगा, और ये पहलव होंगे जिन्हें पर्थियन कहते थे, नॉर्दर्न ईरान से ये आते थे. और लास्ट में कुषाण आएंगे मध्य एशिया से, और उनका एक महत्वपूर्ण और बड़ा प्रतापी और ग्रेटेस्ट रूलर भारत में होगा कनिष्क, वो हम पढ़ चुके थे. उसी तरह से इन विदेशी ताकतों के अलावा भारत में कुछ देशी ताकतें भी उभर कर आएंगी पोस्ट मौर्यन पीरियड में, यानी कि मौर्योत्तर काल में. अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करेगा कौन? पुष्यमित्र शुंग, और यहां पर वो नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा. यहीं पे फिर कण्व डायनेस्टी आ जाएगा, इनको रिप्लेस करेगा शुंगों को. ठीक है, और उसी समय दक्षिण भारत में, कण्वों के बाद दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि आ जाएंगे कौन? दक्षिण भारत में आ जाएंगे यहां पर सातवाहन. ठीक है, सातवाहन आ जाएंगे. अब देखिए सातवाहन पोस्ट मौर्यन पीरियड में यहां पे कौन है, मैं यहां पे लिख देता हूं. सबसे पहले यहां पे पोस्ट मौर्यन पीरियड में इसका मतलब सातवाहन है. सातवाहनों को रिप्लेस करेंगे कौन? यहीं पे ये महाराष्ट्र वाला पार्ट था दक्षिण भारत में, यहीं पे रिप्लेस कर देंगे वाकाटक जो कि हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, सातवाहनों को हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड में पढ़ा था. उसके बाद वीसी, यहीं पे आ जाएंगे वीसी, यानी कि वातापी के चालुक्य जिनको हम पढ़ रहे हैं. और वातापी के चालुक्य जब आएंगे तो ये कर्नाटका का भी क्षेत्र ले लेंगे. देखिए बादामी और वातापी तो कर्नाटका वाले क्षेत्र में है. हाँ, वातापी पुराना नाम है जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, और बादामी मॉडर्न नेम है जो कि आज के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. तो यहीं पे आ जाएंगे कर्नाटका वाला वादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य, वीसी मैंने लिखा है. ठीक है, ठीक यहीं पे बाद में आ जाएंगे कौन? यहीं पे आ जाते हैं, इनको वातापी के चालुक्यों को रिप्लेस करेंगे कौन? राष्ट्रकूटाज, आर स्टैंड्स फॉर राष्ट्रकूटाज. और यहीं पे आ जाएंगे बाद में राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करेंगे केसी यानी कि कल्याणी के चालुक्य. ठीक है,
तो सबसे पहले यहां पर पोस्ट मौर्यन पीरियड में कौन था? सातवाहन थे। उसके बाद वाकाटक आ जाएंगे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही। जब वातापी के चालुक्य आएंगे तो इनके पास कर्नाटका का भी क्षेत्र होगा इसी जगह पे। फिर इसी जगह पे राष्ट्रकूटा आते हैं, इनको रिप्लेस करके, यानी कि वातापी के चालुक्यों को रिप्लेस करके, और फिर राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करके आएंगे कौन? कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, ये बेसिकली वेस्टर्न चालुक्य कहे जाएंगे। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य। फिर मैंने ये बताया था कि जब यहां पर वातापी के चालुक्य और राष्ट्रकूटाज हैं, वही उसी समय इस जगह पे साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु वाले क्षेत्र में यहां पे पल्लव है। ठीक है, पल्लव है, P स्टैंड्स फॉर पल्लव। ठीक है, और बाद में यहीं पे चोल आ जाएंगे, थोड़ा और स्पेस लिए हुए। ठीक है, यहीं पे आ जाएंगे चोला। ठीक है, पहले पल्लव फिर चोला। तो ये जो वाकाटक, ये वातापी के चालुक्य और राष्ट्रकूटाज हैं, ये पल्लवों के पैरेलल हैं। आपको जानना चाहिए कि कौन कौन सी पैरेलल शक्तियां थी। और ये कल्याणी के जो चालुक्य हैं, ये मेडाइवल चोला के पैरेलल है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, ये मैं बता चुका था पहले भी। आगे जब हम पल्लव पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे, देखिए ये पैरेलल शक्तियां हैं तो इनमें संघर्ष भी होगा, और इसकी चर्चा भी हमने की है, लेकिन पूरे संघर्ष को मैंने नहीं बताया। जब हम ये वातापी के चालुक्यों को आज खत्म करेंगे, इसके बाद देखिए वातापी के चालुक्यों के बाद यहीं पर राष्ट्रकूट आएंगे, तो इसके बाद राष्ट्रकूट खत्म करेंगे। फिर हम कल्याणी के चालुक्य के बाद पल्लव वंश पढ़ेंगे। तो जब पल्लव वंश खत्म हो जाएगा तब हम जो वहां पे संघर्ष देख लेंगे वातापी के चालुक्यों का और पल्लवों का। ठीक है, वो देख लेंगे। और चोला की जहां तक बात है, चोला हम अर्ली मेडिएवल फेज, यानी मेडिएवल हिस्ट्री के अर्ली मेडिएवल फेज में हम वहां पे मेडिएवल चोला पढ़ रहे हैं। वहां पे हम अर्ली मेडिएवल फेज में नॉर्थ इंडिया के हिस्ट्री को खत्म कर चुके हैं, और हम वहां पे सिर्फ पढ़ेंगे साउथ इंडिया वाले पार्ट में मेडिएवल चोला को। देखिए, इसके पहले हमने चोलाज को पढ़ा था संगम एज में, यहां पर यहीं पे चोला थे। ये चोला संगम एज में, यानी कि एंशिएंट पीरियड में बिल्कुल कमजोर हो गए, सामंत बन गए थे, और फिर ये मेडिएवल पीरियड में उभर के आएंगे चोला। तो इन चोलों को हम अर्ली मेडिएवल फेज में पढ़ेंगे साउथ इंडिया के हिस्ट्री में। हालांकि देखिए, ये सारे अर्ली मेडिएवल फेज में ही हैं, चाहे राष्ट्रकूटा हो, चाहे वातापी के चालुक्य हो, चाहे कल्याणी के चालुक्य हो, चाहे पल्लव, ये सब आपको अर्ली मेडिएवल फेज में आ रहे हैं। लेकिन साउथ इंडिया के लिहाज से ये एंशिएंट हिस्ट्री में आएंगे साउथ इंडिया के। तो अगर हम कहीं एक जगह पढ़ सकते हैं, या तो अर्ली मेडिएवल फेज में इनको पढ़ सकते हैं, वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूटाज, कल्याणी के चालुक्य, पल्लव को, या फिर हम साउथ इंडिया का वहां जब हिस्ट्री पढ़ेंगे अर्ली मेडिएवल फेज में तो वहां इनको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां देखिए राष्ट्रकूटाज जो थे, इनकी एक भूमिका थी, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो हुआ था गुर्जर प्रतिहारों में, जो कि गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में थे। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, पूर्वी भारत में कौन था? हाँ, पूर्वी भारत में थे पालाज, और यहां से राष्ट्रकूटाज जो हैं, हाँ, यहां पे थे। और इन तीनों का संघर्ष होता है कन्नौज के लिए, ये मैं बता चुका हूं। तो ये बेसिकली दोनों में इनकी भागीदारी है। अगर आप देखें तो इन सब की भागीदारी भारत के दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में भी है, और अर्ली मेडिएवल फेज में भी है, यानी पूर्व मध्यकाल में भी है। तो हम इनको यहीं पढ़ ले रहे हैं, तो वहां पे पूर्व मध्यकाल में पढ़ने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, सिर्फ हम चोलों को पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में। ये मैं बता चुका हूं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कौन था? सातवाहन। एस स्टैंड्स फॉर सातवाहन। फिर इनकी जगह कौन लेगा? वाकाटक लेंगे, वाकाटकों को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इनकी जगह कौन लेगा? कर्नाटक का क्षेत्र ले हुए वीसी स्टैंड्स फॉर वातापी के चालुक्य, जिनको हम पढ़ रहे हैं आज दूसरा और अंतिम भाग। और ठीक इसके बाद इनकी इसी जगह पे आ जाएंगे कौन? राष्ट्रकूटाज। ठीक है, और राष्ट्रकूटाज के बाद इसी जगह पे आ जाएंगे कल्याणी के चालुक्य। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रकूटाज, और फिर राष्ट्रकूटा के बाद कल्याणी के चालुक्यों को पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक हमने आपको बता दिया कि आपका जो बेस है मैप के अनुसार आपको आइडिया रहे, रफ आइडिया, पहले भी मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद मैंने बताया था कि हम इंपॉर्टेंट रूलर्स को पहले वीडियो में पढ़ा था हमने। पुलकेशिन फर्स्ट जो था वो फाउंडर था, और पुलकेशिन सेकेंड जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर हुए। हाँ, जिन्होंने हर्षवर्धन का, ये बेसिकली हर्षवर्धन के समय भी थे ये, और ये कंटेम्परेरी थे हर्षवर्धन के। यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे जब
हर्षवर्धन चाहते थे कि इधर से वो दक्षिण भारत में अपना विस्तार करें, तो इधर से वातापी के चालुक्यों के शासक थे पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय, और उन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पे हरा के हर्षवर्धन का दक्षिणी विस्तार रोक दिया था। और इस हार के बाद हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री वेनसांग जो था आया था हर्षवर्धन के दरबार में, वो वातापी भी आया था, ठीक है ना, वातापी भी आया था। तो ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो ये हमने लगभग सारा चीज देख लिया है पहले वीडियो में। अब हम यहां पे प्रशासन, लिटरेचर, LIT स्टैंड्स फॉर लिटरेचर एंड EDU स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, रिलीजन, धर्म और आर्ट और कला को देख रहे हैं। तो यहां पर आइए हम देखना शुरू करते हैं। देखिए, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, सुप्रीम एम्पेरर था, ऑब्वियसली मोनार्की था, राजतंत्र था, तो सुप्रीम बॉस जो है वो एम्पेरर है। और एम्पेरर के कई टाइटल्स यानी उपाधियां होती थी, महाराजाधिराज, पृथ्वी वल्लभ। देखिए, जो फाउंडर थे वातापी के चालुक्यों के, पुलकेशिन फर्स्ट या पुलकेशिन प्रथम, श्री पृथ्वी वल्लभ उनकी उपाधि थी। परमेश्वर, सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, उनकी उपाधि थी। परम भागवत, मंगलेश की उपाधि थी। ये सब ये लोग रखते थे। और इससे आपको पता चल जाता है परम भागवत कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे, और वहां जो था हिंदू धर्म की प्रमुखता रही थी इनके समय, ठीक है ना। इससे पता चलता है परम भागवत का मतलब विष्णु, ठीक है, भागवत का मतलब विष्णु, ठीक है। तो यहां ये इनकी उपाधियां थी। उसके बाद देखेंगे कि चालुक्य जो थे, इनके इंस्क्रिप्शंस में रेफरेंस नहीं मिलता। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको देखिए, रेफरेंस नहीं मिलता किसका? COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद का रेफरेंस नहीं मिलता, ठीक है। इनको आप लिख सकते हैं ऐसे, मंत्री परिषद, या इससे क्लियर है, मैं तो बता ही रहा हूं। COM स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता ही नहीं चालुक्यों के अभिलेखों में, ठीक है। हाँ, कुछ संधि विग्राहक, कुछ ऑफिसर्स के नाम आते हैं, संधि विग्राहक, इस तरह के ऑफिसर्स के नाम कुछ जरूर आपको, ऑफिशियल्स के पदाधिकारियों के नाम आपको मिलेंगे, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा कहीं है नहीं। उस समय फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था। आप पता है कि सातवाहनों के समय से ही भूमि देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अगर किसी ऑफिसर को या पदाधिकारी को अगर सैलरी नहीं दे पाते तो उसकी जगह लैंड ग्रांट कर दिया जाता था, और वो उस लैंड का सर्वा हो जाता था, ठीक है। वो वहां से टैक्स वसूलता था, ठीक है, वहां अपना न्यायिक निर्णय देता था। तो इस तरह से एक छोटा शासक वो हो जाता था। इसी को सामंत कहा जाता था, सामंतवाद कहा जाता था, जो सातवाहनों के समय से ये तो शुरू हुआ, इसके बीज पड़ने लगे थे। आपको गुप्ता पीरियड में आकर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि फ्यूडलिज्म था, यानी सामंती व्यवस्था थी। जो शासक थे, चालुक्य शासक, उनके द्वारा जो कनकर्ड टेरिटरीज होते थे, यानी जो विजित क्षेत्र होते थे, वहां वो उन सामंतों को अपॉइंट कर देते थे, सामंतों को शासक बना देते थे, और ये सामंत उनको समय समय पे आके टैक्स देते थे, उन्हें सेना या आर्मी प्रोवाइड करते थे। ये सब चीजें थी। तो सामंतवादी व्यवस्था आपको अगर आ जाए कभी एग्जाम में कि क्या चालुक्यों के समय सामंतवादी व्यवस्था थी, तो हाँ थी, ठीक है। उसके बाद एडमिन, देखिए, एडमिन का स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई ग्राम या गांव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी इकाई गांव। यहां का एक पदाधिकारी था जिसका नाम आता है गामुंडा या गामुंड, ठीक है। तो ये ग्राम सबसे छोटी इकाई थी यहां पर। और टैक्स जो था, लैंड टैक्स और भवन निर्माण और भवन टैक्स, बिल्डिंग का जो टैक्स है, भवन टैक्स और लैंड रेवेन्यू, भूमि टैक्स, ये सब आपको लिया जाता था। और भी तरह के टैक्स थे, इंपॉर्टेंट ये थे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, लिटरेचर और एजुकेशन की जहां तक बात करें तो संस्कृत का बोलबाला था। समाज में पूरी तरह से शिक्षा के लिए, हाँ, और बोलचाल के लिए, लिखने के लिए संस्कृत का ही इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रवि कीर्ति का जो ए होल अभिलेख है वो भी संस्कृत में है। आगे हम देख रहे हैं इसको। अब देखिए, ए होल इंस्क्रिप्शन है। ए होल इंस्क्रिप्शन किसका है? ये रवि कीर्ति, पहले भी मैं बता चुका हूं। और रवि कीर्ति कौन थे? कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन द्वितीय के, जो कि सबसे प्रतापी शासक थे इसमें
वातापी के चालुक्यों में, ठीक है। कोर्ट पोएट रवि कीर्ति थे, इन्हीं का है एहोल इंस्क्रिप्शन, जिससे बहुत ज्यादा या ज्यादातर जानकारी आपको मिलती है चालुक्यों के बारे में, ठीक है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसका लैंग्वेज जो है एहोल अभिलेख का भी यह संस्कृत है और कन्नड़ा यानी कन्नड़ा इसका स्क्रिप्ट है यानी लिपि है, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनको देख लीजिए, बुक्स यहां पे, बुक्स, ठीक है। अगर किताबों की हम बात करें तो देखिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण किताबों को आप ध्यान में रखिए। यशस्ती कलचंपू, यशस्ती कलचंपू, ये जो है ये एक जैन टेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, और सोमदेव सूरी ने लिखा है। इसी तरह से नीति वाक्यामृत, ये राजनीति पे हो, पॉलिटिक्स पे, और इसको भी सोमदेव सूरी ने ही लिखा है। तो इन दोनों किताबों को, यशस्ती कलचंपू और नीति वाक्यामृत को लिखा है सोमदेव सूरी ने। उसी तरह से शब्दावतार, ये ग्रामर यानी व्याकरण की किताब है, और गंगराज दुविर्नित ने लिखा है। ये पुलकेशिन सेकंड के सामंत थे बेसिकली, ठीक है। तो ये सामंत थे, इन्होंने ये किताब लिखा। तो शब्दावतार किस चीज का है? ग्रामर यानी व्याकरण का। उसके बाद जैनेन्द्र व्याकरण, व्याकरण का किताब है। अब देखिए ये उदयदेव भी जैनेन्द्र व्याकरण जब आ रहा है तो जैन टेक्स्ट ही होगा, यानी जैन धर्म का भी प्रभाव था, अभी आप आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद विक्रमांक देवचरित, ये विल्हड़ ने लिखा। देखिए ये विल्हड़ जो थे विक्रमादित्य 6 के समय थे, जो कि उत्तर चालुक्य थे, पोस्ट चालुक्य में उत्तर चालुक्य थे, बाद के चालुक्य होंगे ये, ठीक है। तो वहां पे ये उनके ये कोर्ट पोएट थे और उन्होंने लिखा विक्रमांक देवचरित, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद विज्ञानेश्वर ने लिखा कौन सा? मिताक्षरा। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है। और मनसोल्लास सोमेश्वर थर्ड द्वारा लिखा गया है। मनसोल्लास सोमेश्वर थर्ड जो थे ये भी उत्तर चालुक्य थे, उत्तरवर्ती चालुक्य थे, यानी कि लेटर चालुक्य, मेन चालुक्य नहीं थे ये, तो सोमेश्वर थर्ड, ठीक है, ये शासक थे, इन्होंने ही लिखा मनसोल्लास। तो ये कुछ किताबें हैं। हाँ, यशस्ती कलचंपू जैन टेक्स्ट था सोमदेव सूरी का, और नीति वाक्यामृत ये राजनीति पे किताब थी, ये भी लिखा है सोमदेव सूरी ने। शब्दावतार ग्रामर यानी व्याकरण की किताब, ये पुलकेशिन द्वितीय के यानी पुलकेशिन सेकंड के सामंत गंगराज दुर्विनीत ने लिखा। जैनेन्द्र व्याकरण, ये व्याकरण था यानी ग्रामर था, उदयदेव ने लिखा। विक्रमांक देवचरित विल्हड़ ने लिखा। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने, और मनसोल्लास सोमेश्वर थर्ड ने लिखा। तो ये आप एक तरह से एक बार देख जाएंगे, ठीक है। किताब का नाम कई बार दे देता है, मिलाने के लिए दे देगा, सुमेलित करने के लिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद रिलीजन यानी धर्म की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बहुत थी और हिंदू धर्म था। हाँ, तो यहां पे मुख्य रूप से वैष्णव और शैव धर्म तो था ही, वैष्णव और शैव धर्म था, लेकिन पैट्रोनेज और संरक्षण जो था वो बुद्धिज्म को भी था और जैनिज्म को भी था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्तूप मिलेंगे वातापी में, मठ मिलेंगे। वेनसांग जब वातापी आता है तो उसने देखा है कि स्तूप और मठ हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए जैनिज्म, मेगुती मंदिर याद रखिए, मेगुती मंदिर बनाया हुआ किसका है? रवि कीर्ति जो है उनका बनवाया हुआ है। रवि कीर्ति खुद एक जैन थे। रवि कीर्ति जो है जैन मंदिर बनवाते हैं, रवि कीर्ति खुद एक जैन थे, ध्यान रखिएगा। यहां पे रवि कीर्ति एक जैन थे, और ये कौन थे? कोर्ट पोएट थे। किसके? पुलकेशिन द्वितीय के। देखिए हैं तो ये हिंदू, हाँ, और ये तो चाहे वैष्णव को या शैव धर्म को फॉलो करने वाले हैं चालुक्य शासक, लेकिन देखिए जैन इनके यहां पुलकेशिन द्वितीय के यहां एक जैन व्यक्ति जो है उनका कोर्ट पोएट है, यानी पूरा संरक्षण है जैनिज्म को, ठीक है ना। तो यानी कि ये सहिष्णु है दूसरे धर्मों को भी लेकर, जैन और बौद्ध धर्म को भी लेकर। तो देखिए रवि कीर्ति जो थे ये जैन थे और इन्होंने मेगुती मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। मेगुती मंदिर देखिए ये एहोल में बना था,
यहाँ पे आपको मिलेगा, आगे हम देखेंगे। ये रवि कीर्ति द्वारा बनाया गया था। रवि कीर्ति कौन थे? ये कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन द्वितीय के। ये सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ये सवाल बनेगा, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, पारसियों को बसने की अनुमति जो थी ना, वो चालुक्यों के समय ही दी गई थी भारत में, और इन्हीं के समय से पारसियों का जो है प्रभाव भारत में बढ़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि किस वंश के समय जो है चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा भारत में। तो वातापी के, किस वंश के समय पारसियों का प्रभाव बढ़ा? तो वातापी के चालुक्यों के समय पारसियों का प्रभाव बढ़ा, क्योंकि पारसियों को बसने की अनुमति इन्हीं के पीरियड में दी गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, कुछ आर्ट के बारे में हम जान लेते हैं, कला के बारे में। तो बादामी, जो कि बादामी आर्किटेक्चर है, एहोल आर्किटेक्चर है, और पटडक्कल आर्किटेक्चर है। और देखिए, 3 आर्किटेक्चर की बात यहां पर मेन हम कर रहे हैं, यानी वास्तुकला की बात। वास्तुकला के केंद्र थे ये। रॉक कट पिलर्ड हॉल का मतलब ये टेम्पल के बारे में कहा गया है, ठीक है। रॉक कट पिलर्ड हॉल यानी कि पर्वतों को काटकर मंडप बनाए गए थे। पिलर हॉल, हॉल क्या होता था? मंडप होता था। किसका? मंदिरों का। आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहां एक एक कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में। फिलहाल मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि देखिए, मंदिरों में बेसिकली क्या होता है, ये देखिए गर्भगृह हो गया, हाँ, और ये गर्भगृह से लगा हुआ ये आगे आप देखेंगे, और ये शिखर हो जाता है, शिखर। और गर्भगृह से लगा हुआ आप देखेंगे यहां पर जो हॉल होगा, जो आने का हॉल होता है इस तरह से मंदिर में। गर्भगृह में क्या होता है? गर्भगृह बेसिकली ये तो टेम्पल हो गया। यहाँ देखिए गर्भगृह बिल्कुल नीचे, यहाँ पर जहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाती है, देवता की स्थापना की जाती है, गर्भगृह बेसिकली छोटा होता है, चौकोर होगा। इसके ऊपर शिखर भी बना होता है, मंदिरों के ऊपर शिखर बना होता है। और गर्भगृह अंदर, ये गर्भगृह आप चौकोर हो सकता है या कुछ हो सकता है, ये गर्भगृह हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पिलर्ड या जैसे भी हो, एक हॉल टाइप बना दिया जाएगा। इसी को मंडप कहते हैं। यहाँ दरवाजा हो जाएगा, और दरवाजे के बाद आप देखेंगे यहाँ इन करके आप यहाँ पे, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, इसी को मंडप कहा जाता है। तो पर्वतों को काटकर पिलर्ड हॉल बनाया गया, यानी कि ये मंडप बनाया गया, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसी को मंडप कहते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एहोल आर्किटेक्चर में अगर देखें तो एहोल वास्तुकला केंद्र या आर्किटेक्चर केंद्र जो है, ARCH शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा आर्किटेक्चर है। तो देखिए, यहाँ 70 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है, 70 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और इसलिए आप देखेंगे तो एहोल को सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का शहर, मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहाँ लाड़खां मंदिर है, सन टेम्पल है जिसका, लाड़खां जो कि सन टेम्पल है, सूर्य का मंदिर है, लाड़खां मंदिर बहुत फेमस है यहाँ पर। कहाँ पे? एहोल में। हालांकि अधिकांशतः मोस्ट टेम्पल्स आपको शिव और विष्णु के ही मिलेंगे, क्योंकि चालुक्य कौन थे? शिव और विष्णु के ही उपासक उस समय लोग थे, ज्यादातर विष्णु के और थोड़े शिव के, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उस समय अधिकांशतः मंदिर जो होंगे वो वैष्णव मंदिर होंगे या शैव मंदिर होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लाड़खां मंदिर सूर्य मंदिर था, और एक मेगुती मंदिर जो था, इसी मेगुती मंदिर जैन मंदिर था, ठीक है। बनाया किसने था? यहाँ पर मैंने बता दिया, रवि कीर्ति, जो कि खुद एक जैन था और कोर्ट पोएट था पुलकेशिन द्वितीय का, उसी ने मेगुती मंदिर बनाया था। कहाँ पे? एहोल में। ये सवाल बन सकता है कि मेगुती मंदिर किसने बनवाया, ठीक है, या रवि कीर्ति कौन था? एहोल अभिलेख का राइटर था वो, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। एहोल अभिलेख के बारे में सवाल आ जाता है ना, यहाँ पे देखिए एहोल का, यहाँ से सवाल बनेगा, सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब मेगुती मंदिर किसने बनवाया? तो रवि कीर्ति ने बनवाया, रवि कीर्ति भी जैन था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाड़खां के मंदिर में शिखर नहीं था। अब देखिए, आप समझिए शिखर क्या होता है। जैसे ये मंदिर के ऊपर ये जो है ना बना हुआ है, यही शिखर होता है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वो हम देखेंगे ये शिखर होता है। अब शिखर का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है, नागर शैली में और द्रविड़ शैली में, आगे हम देखते हैं। देखिए, अब पटाडक्कल आर्किटेक्चर को आप देखेंगे, पटाडक्कल को, तो यहाँ पे 10 टेम्पल मिले हैं। और इसमें नागर शैली, नागर शैली क्या होता है? नॉर्थ इंडिया में नागर शैली, द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में आपको द्रविड़ शैली पाया जाएगा। तो नागर शैली में पापनाथ मंदिर है,
ये ध्यान रखिए, पापनाथ मंदिर कहाँ है, आ सकता है पटडक्कल में है, और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, ये भी पटडक्कल में है, दोनों पटडक्कल में है। ठीक है, तो ये द्रविड़ शैली में है और ये नागर शैली में है। अब ये होता क्या है, देखिए मैं बता देता हूं। द्रविड़ शैली, देखिए आप देखेंगे तो नागर शैली में गर्भगृह चौकोर होता है। गर्भगृह जहां मेन, ये देखिए ये मंदिर का गर्भगृह हो गया, जहां मेन देवता की प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा, वहां पे मेन देवता होते हैं, और ये चौकोर होगा, और ये जो इस तरह का होगा नागर शैली में, इन नॉर्थ इंडिया में नागर शैली, तो ये इसका शिखर कहलाता है, तो इस तरह का होगा, और यहाँ पे ये जनरली ये गोल टाइप का एक बना दिया जाएगा, जबकि साउथ इंडिया में ये आयताकार होगा गर्भगृह, और इसके ऊपर जो शिखर होता है ना, देखिए ये आयताकार होगा, इसके ऊपर जो शिखर होगा देखिए ऐसे पिरामिड की तरह बनाया जाएगा, इस तरह से बना होगा पिरामिड की तरह। ये मान लीजिए कि यहाँ पे गर्भगृह हो गया और ये गर्भगृह आयताकार हो गया, और इस तरह से पिरामिडिकल होगा, और ऊपर एक स्तूपिका भी जनरली लगी होगी, तो ये कहा जाता है द्रविड़ शैली, द्रविड़ स्टाइल। तो नागर शैली में इस तरह का शिखर मिलेगा, द्रविड़ शैली में इस तरह का शिखर मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके बहुत सारे पार्ट हैं। मंडप क्या होता है, गोपुरम द्वार को कहा जाता है, विशाल द्वार होता है द्रविड़ शैली में, वो हम देखेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, तो वहां एक एक चीज को देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर एक अलग पार्ट है सिविल सर्विसेज का। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया, शिखर का डिफरेंस, गर्भगृह का डिफरेंस। गर्भगृह यहां पर चौकोर होगा नागर शैली में, तो यहां द्रविड़ शैली में क्या होगा, ये डी है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली में आयताकार होगा। ठीक है, और यहां देखिए इस तरह का पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, पिरामिड का मतलब ये इस तरह का वक्राकार होगा, सॉरी ये वक्र की तरह जा रहा है यहां पर। ठीक है, ये वक्र की तरह ऐसे जा रहा है शिखर, और यहां पर देखिए ये इस तरह का पिरामिड टाइप बनता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा नागर शैली। तो आपको देखने से पता चल रहा है ये है द्रविड़ शैली और ये है नागर शैली। ठीक है, तो ये है, एक्सक्यूज मी एक मिनट। अब देखिए ये हमने जान लिया। विरूपाक्ष मंदिर में अगर हम अभी कर रहे थे आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की बात, जहां तक मूर्ति कला की बात है, इन मंदिरों में ही आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी, अलग अलग देवताओं की मूर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए जैसे कि यहां पर विरूपाक्ष मंदिर है, तो विरूपाक्ष मंदिर के दीवारों पर आपको मिलेगा शिव का दृश्य मिलेगा, दीवारों पर आपको शिव की मूर्ति बनाई होगी, नागिन की बनाई होगी, तो वो सब आपको मिलेगा यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर के दीवारों पर, वॉल पे। उसी तरह से ये आप मूर्तिकला में या स्कल्पचर, मूर्तिकला को क्या बोलते हैं, स्कल्पचर। ठीक है, तो वो सब मंदिरों की जो मूर्तियां होंगी वहां पे आपको मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप पेंटिंग्स यानी चित्रकला की बात करें, तो अजंता और एलोरा में आपको बहुत सारे चित्रकलाएं देखने को मिलेंगी। वहां पे अजंता में भी आप देखेंगे कि एक चित्र है जो कि दीवार पे आप देखेंगे कि वहां पे ईरानी दूत की अगवानी कर रहा है कौन, या दूत कहें या दूत मंडल भी कहीं दे देता है, तो दूत मंडल या दूत की या राजदूत की, ठीक है, एम्बेसडर की अगवानी कौन कर रहा है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, खुसरो कोई शासक थे ईरान के उस समय जिन्होंने अपना दूत मंडल या दूत भेजा था, और उनकी अगवानी करते हुए किसका चित्र है, पेंटिंग है, तो वो है इनका पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, तो ये सवाल बनेगा, पुलकेशिन द्वितीय का है, ये मैंने पहले लिखवा दिया है पिछले वीडियो में, तो जान लीजिए अजंता और एलोरा में केव पेंटिंग्स आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको अजंता वाला जो केव पेंटिंग है वहां पे आपको पुलकेशिन द्वितीय जो है या पुलकेशिन सेकेंड है, वो क्या कर रहे हैं कि ईरानी दूत मंडल या ईरानी दूत दे दे या ईरानी राजदूत दे दे, उनकी अगवानी करते हुए इनका एक चित्र है, पेंटिंग है, और वो दूत किसने भेजा था, उस समय ईरान के शासक कौन थे, खुसरो। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हमने देख लिया थोड़ा बहुत नागर और द्रविड़ शैली के मंदिर का स्टाइल भी मैंने बता दिया। मंडप क्या होता है, जैसे ही हम मंदिर में घुसते हैं, और मेन गर्भगृह में देखिए ये जो गर्भगृह है, मंदिर है यहाँ पर, ये गर्भगृह है, और ये मान लीजिए कि ये गर्भगृह है, ये देखिए ये मंदिर हो गया,
ये यहाँ पर चौकोर गर्भगृह हो गया, इसके ऊपर ये शिखर हो गया। तो गर्भगृह में हम इन करेंगे ना, गर्भगृह में जाने के, यहाँ गर्भगृह में पहुंचेंगे इस रास्ते से होकर। तो ये जो असेंबली हॉल होता है, जो इसी को मंडप कहा जाता है, जहां पे से लोग होके आएंगे, आपको यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे हॉल में, इसी को कहा जाता है क्या, मंडप। अब यहाँ पे कोई है ना, आप मंदिर में जाते हैं और गर्भगृह है, तो परिक्रमा भी बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये सब नाम आएंगे आपको आर्ट एंड कल्चर में। तो जब आप परिक्रमा करते हैं जिस पाथ पे, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन लगाते हैं ना, कहीं कहीं जाते हैं मंदिरों में, तो उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो कई जगह पे गृह, ये या तो ये मेन गर्भगृह जो है, जहां पे मेन गॉड हैं स्थापित हैं, इन्हीं को ऐसे लोग गोल लगा लेंगे, या फिर कई बार इसके बाहर आके भी प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है, अलग अलग होता है। तो वो आपको कम से कम टर्म जानना चाहिए, ठीक है ना। आगे जब हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत विस्तार से इन चीजों को देखेंगे। तो इस तरह से हमने चालुक्यों के सेकंड पार्ट को भी देख लिया, जिसमें हमने बता दिया कि भाई सुप्रीम पावर मोनार्की था, सुप्रीम बॉस कौन है, तो एम्पेरर है, हाँ राजा है, उसके ये सब टाइटल है, महाराजा धीराज पृथ्वी वल्लभ परमेश्वर परम भागवत। इसी से स्पष्ट है, देखिए परम भागवत से कि वैष्णव को धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में इनके अभिलेखों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद की चर्चा नहीं है, फ्यूडलिज्म था, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ग्राम और टैक्स लैंड और मुख्यतः लैंड और भवन, ठीक है, यानी जमीन और भूमि और भवन कर लगता था। संस्कृत का कौन सा लैंग्वेज उस समय चलता था, देखिए संस्कृत का ये होल अभिलेख से सवाल बनता है, पहले भी मैं लिखवा चुका हूं। किसका लिखा हुआ है, रविकीर्ति का। लैंग्वेज क्या है, संस्कृत। स्क्रिप्ट क्या है, कन्नड़ा। रविकीर्ति कौन था भाई, तो पुलकेशिन द्वितीय का कोर्ट पोएट था। इसने कौन सा मंदिर बनवाया, तो मेगुती जैन मंदिर बनवाया, ये मैंने लिखवा दिया था। ये खुद भी एक जैन था, इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म और स्तूपों के बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा कर दी थी, ठीक है। तो यानी कि बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण था, मेन तो इनका हिंदू धर्म था, जिसमें वैष्णव और शैव धर्म की प्रमुखता थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कुछ किताबों के नाम ये आप याद कर लीजिएगा, बाकी आप यहाँ पर रिलीजन में देख ही लिए, वैष्णव और शैव धर्म है, ब्राह्मणों का बोलबाला है, लेकिन पैटर्निज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को है, ठीक है। स्तूप और मठ देखने के लिए मिलते हैं वातापी में। वेनसांग जब आता है वातापी, हर्षवर्धन कि जब हार होती है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया जाता है, तो उसी समय वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था, चीनी यात्री, वो आता है वातापी और वहां पे देखता है स्तूप और मठों को, ठीक है। मेगुती मंदिर भी है जो कि रविकीर्ति द्वारा बनवाया गया था, ये बता दिया। पारसियों के बसने की अनुमति दी थी, यानी पारसियों का भारत में प्रभाव चालुक्यों के समय से ही शुरू हुआ। बाकी हमने ये आपको आर्किटेक्चर के बारे में और कुछ स्कल्पचर यानी मूर्ति कला के बारे में, फिर पेंटिंग्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी। इन दोनों मंदिरों को याद रखिएगा। पापनाथ मंदिर किस शैली में है, नागर में, और विरूपाक्ष मंदिर किस शैली में है, द्रविड़ शैली में। दोनों इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन जाएगा कि पापनाथ मंदिर कहां पे है, एक तो पटडक्कल में है, विरूपाक्ष मंदिर कहां पे है, तो पटडक्कल में है, और कौन से शैली में बना है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अजंता पेंटिंग के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, यहां से सवाल बनेगा कि कौन सा वो जगह है जहां पे, या कौन सा केव है जहां पे एक चित्र है या पेंटिंग है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो है वो ईरानी दूत मंडल का या ईरानी दूत का या ईरानी राजदूत का या ईरानी एम्बेसडर की अगवानी कर रहे हैं उस चित्र में, तो आप अजंता का नाम लेंगे, यहां से भी सवाल बनेगा। तो ये आप देखते रहिए, मेगुती मंदिर को जरूर याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने दूसरा पार्ट भी खत्म कर लिया, आप चाहें तो ले लें स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।